चलो देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 4.4 की बात कर रहा हूँ। नई बुक है ना ये, 4.4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग शायद 4.5 है ना। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 नई बुक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है कुछ इस तरह, आपको ए की वैल्यू गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू गिवन है 3 7 2, नहीं ये नहीं, 3 1 -1 एंड 2, और आपको बोला है पहले तो शो करो, शो दैट a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और उसके बाद बोला है हेंस फाइंड a इनवर्स। दो बातें बोली है, a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट है कि इसका यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, इसका यूज करना है। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, जो आपने प्रूफ किया इसका यूज करना है। प्रूफ तो आप कर लोगे भाई, प्रूफ कर लोगे। ए स्क्वायर आपको निकालना आता है, 5a निकाल लोगे, 7i निकाल लोगे, सॉल्व करके आपको क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल, ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया होगा। समझ आ गई बात। मेरा काम क्या है, मेरा काम है ए इनवर्स निकालना। तो आपको याद होगा हम मैट्रिक्स में दो तरीके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन, पता है ना। तो मैं यहाँ पे पोस्ट या प्री कुछ भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ध्यान रखना स्टेप, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, हाँ या ना। और साथ में मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, ए इनवर्स -5a ए इनवर्स प्लस 7i ए इनवर्स इज इक्वल टू नल इंटू ए इनवर्स। बताओ बात समझ आ गई। ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो ए आई बच जाएगा, -5 क्या बचेगा, आई, प्लस आई को जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वापस वही वाला स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, तो यानी क्या आ जाएगा 7 इंटू ए इनवर्स। नल को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो नल मैट्रिक्स आ गया। इतनी बात समझ आ गई सबको। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा मकसद है ए इनवर्स निकालना, तो 7 ए इनवर्स को यहीं छोड़ देते हैं, हाँ है ना। ये नल मैट्रिक्स हो गया। ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए, जो कि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -a, और ये जाएगा 5i, उधर जाके क्या बन जाएगा ये +5i। बताओ इतनी बात समझ आ गई। ये जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू, नल के साथ सॉल्व करने से नल मतलब नल -a क्या हो जाएगा, -a आएगा ना, तो -a प्लस 5i, ठीक है जी। ये जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू, ए हमारे पास है ये रहा, इसमें बस माइनस लगा देते हैं, ये जाएगा 3 1 -1 2 प्लस 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है हमें 1 0 0 1। समझ आ गई बात। ये जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू 3 प्लस 5 1 5 5 प्लस 3 8 1, ठीक है, और ये जाएगा 0, तो बचेगा 1। ओ सॉरी, ये माइनस भी तो है, ये माइनस भी है ना। -3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 2, -1 प्लस 0 तो -1, +1 प्लस 0 +1, है ना। और -2 और +5, -2 + 5 कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गई बात। अब हमें ए इनवर्स निकालना है बस, तो 7 नीचे जाएगा, यानी 1/7 बचेगा। 1/7 को अंदर ले जाएंगे, क्या क्या बचेगा, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हमें ऐसे ही बोला था निकालने के लिए, क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सब जन ध्यान दो। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है आपको 3/3, बता रखा है नॉन सिंगुलर है, और आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। कल ही इसका फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1, याद है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3 माइनस 1 यानी 2। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दिया नहीं है हमें, एक्चुअली पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, तो हमारा आंसर ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी बी पार्ट है आंसर। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 18, आपको बोला है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2, तो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। समझ आ गई बात। यहां देख लो, इसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट भी यही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है, उतना करने की जरूरत नहीं है, इसको याद भी कर लो, काम का है ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट हो गया इसका आंसर भी। देखो चेक करो, बी पार्ट में क्या दे रखा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए दे रखा ना, ये 1 बाय डिटर्मिनेंट ए ही तो है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन देता हूँ फिर मैं, पहले नोट कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप लोग, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Solution of system of linear equations. देखो जी, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने क्लास 10th में पढ़ रखा, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करना सीखते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कई सारे मेथड होते थे, याद है ना। अब हम उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कॉम्बिनेशन से सीखेंगे। समझ आ गई बात, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कॉम्बिनेशन से सीखेंगे। वो 2 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स से हम लोग कितने वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात। बस कंडीशन एक चीज होती है, अगर आपको n वेरिएबल्स में क्वेश्चन दे रखा है, n वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, n इक्वेशंस चाहिए होंगे। बात समझ आ गई। तो हम एग्जांपल के तौर पे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन लेते हैं। तो लेट से हमारे पास 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल में, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, या इज इक्वल टू d1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू d1। ये पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे 3 वेरिएबल कौन कौन से, x, y एंड z। ठीक है ना, हमारा एम होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव है x, y, z की वैल्यू निकालना यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहली बात तो ये जो सिचुएशन आपके सामने दे रखी है, दिस होल सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ब्रेक कर सकता हूँ। समझ आ गई बात। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be represented as product of matrices, product of matrices। ये जो पूरा सिचुएशन दे रखा है, ठीक है ना, इसको आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में ब्रेक कर सकते हो। कैसे, मैंने जो पहला मैट्रिक्स लेना है वो है कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनेगा, पहले कॉलम में आएंगे x के कोफिशिएंट a1 a2 a3, दूसरे में आएंगे y के कोफिशिएंट b1 b2 b3, और तीसरे में आएंगे z के कोफिशिएंट c1 c2 c3। समझ आ गई बात। अगर इनमें से मान लो किसी इक्वेशन में x वाला टर्म गायब हो गया, फॉर एग्जाम्पल सेकंड में ही x वाला टर्म होता ही नहीं, तो हम यहाँ 0 लिखते हैं। क्लियर हो गई बात, कोई भी टर्म गायब होगा उसके जगह 0 लिखना है। यहां पे आएगा वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z, और यहां पे आएगा कांस्टेंट जो कि है d1 d2 एंड d3। समझ आ गई बात। जो ऊपर सिचुएशन दे रखी है उसको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर दिया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस वही आ जाएगा, चेक करो।
पहली बात तो ये 3 into 3 का ऑर्डर है, ये 3 into 1 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हो सकते हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, हाँ या ना? मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/1, जो कि हमने बना रखा ऑलरेडी। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना? पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d1। ऐसी सेकंड वाला रो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड वाला रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। बताओ इतनी बात समझ आ गई? यानी कि जो ऊपर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है पूरे को मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर चुका हूं। इतनी बात समझ आ गई? इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग ज्यादातर कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, यानी कैपिटल ए क्या है? मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि जो मैंने ऊपर इक्वेशन दे रखी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इसको मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुका हूं। बताओ बात में आ गई? हमारा एम है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, हाँ या ना? अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना हमारा एम है तो किसी तरह ये जो आगे मैट्रिक्स इसको गायब कर दोगे तो खाली वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट, हाँ या ना? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, प्री या पोस्ट? हमें गायब क्या करना है? ए गायब करना है, प्री करेंगे। इससे पहले आना चाहिए इनवर्स। अगर इसके बाद में ए इनवर्स कर दिया हमने तो ए डायरेक्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ठीक है ना? बीच में क्योंकि एक्स है, ठीक है ना? बात समझ आ गई? जंप करके मल्टीप्लाई नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया था। ए बी सी है तो ए को सी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ए को या तो बी से करेंगे या बी को सी से करेंगे फिर ए से कर देंगे। समझ आ गई बात? लेकिन जंप करके नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। बताओ इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो, मेरा यहाँ पे एम है कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालना, यानी कि ये वेरिएबल निकालना, हाँ है ना? तो मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री मल्टीप्लाई। लेकिन बात ये भी तो है, ए इनवर्स एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, ठीक है? तो मान के चल रहे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये नॉन सिंगुलर होगा। कंडीशन लिखाई थी, थ्योरम लिखाई थी मैंने। तो यानी कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा जब वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो मान के चल रही है नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब मैंने ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर कुछ ऐसा आएगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आए ना? ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्टिन्स रूल या मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं इसे? मार्टिन्स रूल, या फिर इसे बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। वैसे एक और मेथड भी है, कोर्स में नहीं है लेकिन वो भी करा दूंगा मैं, क्रैमर्स रूल करके भी आता है, ठीक है ना? तो खैर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, या तो ये लिख लो या फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ये हो गया ए इनवर्स का फॉर्मूला, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b से। तो ये पूरा b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला चाहे तो आप ये वाला लगा दो चाहे ये वाला लगा दो। बताओ बात समझ आ गई? पर कंडीशन ये है ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। बताओ क्लियर है ये सबको? ठीक है, जल्दी से पहले ये लिख लो पूरा, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे, समझ आगे सबको ना फॉर्मूला वगैरह? चलो जी, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अच्छा, मैंने जो एग्जांपल अभी दिया था आपको, इसमें ए था कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, आपने देखा 3/3 का था। अब वो 3/3 का इसलिए बना क्योंकि 3 वेरिएबल का था यहाँ पे। अगर 2 वेरिएबल का होगा तो कितने कितने बाय कितने का बनेगा, 2/2 का बनेगा। बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको 3/3 करा रहा हूँ, आप 2/2 खुद कर लेना ट्राई। जैसे कि मान लो ये 11th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है? ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 4.6 होगा शायद। तो ये क्वेश्चन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 और 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। मतलब सॉल्व बोलते हैं वो लोग, वो क्या बोलेंगे, सॉल्व। सॉल्व का मतलब वही होता है x, y, z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? पहले आप लोग कैपिटल ए बनाओगे, कैपिटल ए यानी कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। यहाँ पे 3/3 का बनेगा क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो बताओ पहले क्या आएगा, x के कोफिशिएंट्स। x का कोफिशिएंट इधर क्या है 2, इधर क्या है 1, और इधर तो है ही नहीं 0। समझ आ गई बात?
समझ में आ गई बात? क्या हुआ? फिर आएगा y कोफिशिएंट यानी क्या आएगा 1 -2 -5 और यहाँ पे क्या आएगा? हाँ यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 -5। ये हो गया a। क्लियर है? फिर हम क्या बनाएंगे b। b क्या होता है? कांस्टेंट का मैट्रिक्स, या आप x बना लो कोई दिक्कत नहीं है, 1 3/2 और 9। और कैपिटल X बनाओगे। कैपिटल X क्या होता है? वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गई बात? अब हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है कहीं ना कहीं पे। भाई फॉर्मूला ये रहा, x इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट एडजॉइंट इनटू बी। हाँ है ना? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? डिटरमिनेंट ए चाहिए सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ए निकालो। डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 1 से, क्योंकि हमें एक्सपेंड वहां से करना चाहिए जहां हमें मैक्सिमम जीरोज मिल जाए, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय क्या? कॉलम 1 या C1 लिख देते हैं शॉर्ट में, C1। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? पहले आएगा 2, इसको हाइड कर देंगे, आएगा 10। बीच में आता है माइनस, पर ये -3 खुद आ रहा है तो +3 हो जाएगा। हाँ है ना? फिर आएगा -1। -1 क्यों आएगा पता है ना? पोजीशन के अकॉर्डिंग। पोजीशन क्या है? 2 1 ऑड -1। इसको और इसको हाइड कर देंगे, क्या आएगा? -5। इसको इससे मल्टीप्लाई करके पीछे माइनस आएगा तो -3। फिर लास्ट में 0 है तो +0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में थिंक 0 आएगा। जाएगा 13 2 कितना हो जाएगा? 13 2 26 आया ना? -8 हो जाएगा +8। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ चुका है? 34 आ गया है। इतनी बात समझ आ गई? अब हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर्मूला याद रखना, ये लिखा है फॉर्मूला, ठीक है ना? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं फटाफट से, यानी एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स देखा है। कोफैक्टर्स बताओ क्या क्या आएगा? पहले कैपिटल ए 1 1। कैपिटल ए 1 1 क्या आएगा? इसको और इसको हाइड कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट है ना? तो जाएगा 10 + 3 13 आएगा। फिर आएगा A12 विद नेगेटिव साइन आएगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग है ना, बाद में देख लेंगे क्या आएगा। 1 और 2 हाइड कर देंगे तो -5 आएगा, और ये तो 0 हो रहा तो +5 हो जाएगा। हाँ है ना? फिर आएगा A13। A13 क्या हो जाएगा? 1 और 3 हाइड कर देंगे, आएगा 3, बस 3 आएगा। ठीक है, फिर आएगा A21। A21 में नेगेटिव लगा देता हूं पहले, 2 और 1 तो -5 और -3 -8 +8 हो जाएगा। और फिर आएगा A22। A22 ये हो जाएगा, ये और ये हाइड हो जाएंगे तो जाएगा -10। ठीक है, तो हो गया -10। फिर आएगा A23, नेगेटिव लगा देता हूं पहले। ठीक है, 2 और 3 हाइड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, पर पहले से माइनस है तो -6। क्लियर है? A31 3 और 1 हाइड हो जाएगा, बचेगा -1 और ये आएगा -2, पर पीछे माइनस आता है +2 हो जाएगा तो -1 और +2 यानी 1 आएगा। आया ना? चेक करते रहना साथ साथ। A32 में नेगेटिव लगा देता हूं, 3 और 2 जाएगा -2 और -1 -3 +3 हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट A33 क्या हो जाएगा? 3 और 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा तो -4 -5 हो जाएगा, है ना? तो ये आ गया। इससे हमारा एडजॉइंट भी आ गया। एडजॉइंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ठीक है ना? मैं जानबूझ इसको इसी लेआउट में लगाता हूँ जिस लेआउट में मैट्रिक्स है, ताकि मैं ट्रांसपोज आराम से ले लूँ। तो ट्रांसपोज ले लेता हूँ, कितना आएगा? 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। एडजॉइंट आ गया, है ना? बस अब लास्ट में लगाना है फॉर्मूला। x इज इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई बाय बी। ध्यान रखना, पहले एडजॉइंट ए इंटू बी करूंगा हमेशा, हमेशा यही होता है। x की जगह पे क्या आएगा? कैपिटल X की जगह पे x y z, है ना? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना निकाला था हमने? 34। एडजॉइंट ए हमने निकाल रखा है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 एंड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कैपिटल बी हमें पता है 1 3/2 एंड 9, 1 3/2 एंड 9। फिर से बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट ए से पहले मल्टीप्लाई मत करना, लास्ट में करना है हमेशा। क्या हम पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं।
लेकिन होगा क्या, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। टफ कैसे हो जाएगी, 1/34 सबके साथ आएगा। समझ आगे बात, कैलकुलेशन को टफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/34, बाहर रहने देते, मल्टीप्लाई करो, 13 1 13 प्लस 2 1 2 4 4 3 12 प्लस 9, हो गया। पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब जाएंगे नेक्स्ट रो में, 5 × 1 5, 2 1 2 5 -15, हाँ है ना, और 27, 3 1 3, 2 1 और 2 3 -9, हाँ है ना, और हो जाएगा -45। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/34, ठीक है जी, कितना हो रहा, 5/34 ही आ रहा है, चलो बढ़िया। हो जाएगा -10 हो जाएगा, -17 आ जाएगा मतलब, है ना। अच्छा ये हो जाएगा -6 माइनस कितना, -51, सही है। और ये जाएगा x y z, बताओ जी सही है कि नहीं है। अब ये हो जाएगा x y z, 1/34 अंदर जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1/2, और तीसरा 17 से कटेगा, 17 3 हो जाएगा, 17 2 हो जाएगा, तो -3/2। हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी हो गई 1, y की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और z की वैल्यू कितनी हो गई -3/2। अगर तुम्हें चेक करना है सही है कि नहीं है, इन वैल्यूज को उठा के अगर x y z की जगह पे रख दोगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, LHS = RHS आना चाहिए। रख के देख लेते हैं एक बार, पहले वाले में डाल के देख लेता हूँ। तो 2 × 1 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है हाफ, और z की वैल्यू कितनी है -3/2, सॉल्व करके 1 आना चाहिए। ये है -1.5 और ये है हाफ, तो कितना बचेगा -1 बचेगा, और 2 - 1 क्या होता है 1 होता है, आ गया, बिल्कुल सही है। सबको बात समझ में आ गई, सारे स्टेप्स क्लियर है, एक बार नोट कर लो। फिर आपको बताना है थोड़ा सा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया इतना। अच्छा अब ये देखो, आप लोगों ने ना 10th में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, याद है। वही चीज यहां पर भी है पर मैट्रिक्स की मदद से है, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर बोलते कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन, यही बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं मेनली, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसका है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकलेगी और केवल एक ही सेट निकलेगा। जैसे एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई और जेड की वैल्यू 3 आ गई मान लो, तो दोबारा कोई सॉल्यूशन और नहीं निकल सकता उस इक्वेशन का, उन तीनों इक्वेशन का कोई और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। फिर एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब जो आपको इक्वेशंस दे रखी है उनके काफी सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। पता कैसे चलेगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, समझ आ गई बात। देखो यूनिक सॉल्यूशन अगर हुआ तो सीधा डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आया, आप सीधा कहोगे क्या है यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा अब अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आएगा, और नो सॉल्यूशन हुआ तब भी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम फर्दर चेक करेंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी चेक करेंगे। अगर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी नल मैट्रिक्स आ गया तब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नो सॉल्यूशन है। एडजॉइंट ए इंटू बी तो सब केसेस में निकालना ही पड़ेगा, इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, इसमें भी निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, या फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए
एडजॉइंट ए इंटू बी, और आपको ध्यान होगा मैंने पहले बताया था एडजॉइंट ए इंटू बी कर लिया करो पहले, समय आगे बात, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी तो वैसे भी निकालना है, सॉल्यूशन निकालना होगा तब भी निकालना है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट निकलेगा, इसको सॉल्व करते नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन दे नहीं सकते, ठीक है ना, हम सिर्फ सॉल्व करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के केस में, बात समझ आ गई। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हुआ तो ये कंडीशन होगी, और नो सॉल्यूशन हुआ तो ये कंडीशन होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी सब में निकलता ही निकलता है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो, मतलब 10th में हमने इसके लिए कंडीशन क्या पढ़ी थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, याद करो, इसमें क्या कंडीशन पढ़ी थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे ही बराबर थे, तो दो कंडीशन है दोनों बराबर है। इसमें क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वहां पे देखो, वहां पर ये दोनों तो इक्वल इधर और इधर दोनों में होते थे, वैसे ही है थोड़ा रिलेटेबल, इसको याद नहीं करना, रिलेट करना है बस से, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो पूरी, एक्सरसाइज 4.5 पुरानी बुक्स है, एक्सरसाइज 4.6 सॉरी एक्सरसाइज 4.6 पुरानी बुक्स है, एक्सरसाइज 4.5 नई बुक्स है, और अगर आप ओपी मल्होत्रा कर रहे हो तो मैं एक मिनट बता देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपने। ओपी मल्होत्रा से अगर कर रहे हो तो एक्सरसाइज 6J है, 6J, ठीक है, ये रही एक्सरसाइज,